बारिश ने हर तरफ जल थल मचा रखी थी। तूफान की आवाज़ इस कदर भयानक थी कि मेरा दिल लरस जाता। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाजे बजा रही थी। खुदा के लिए चची जान, दरवाज़ा खोले। खौफ के मारे मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन चची जान आज बेरहम बनी हुई थी। मैं अपनी आंखों से आंसू साफ कर रही थी। कॉलोनी का सबसे आखिरी घर हमारा था, इसलिए कोई मेरी फरियाद भी नहीं सुन सकता था। मुझे रह रहकर अपने पीछे खड़े उस पीपल के पेड़ से खौफ महसूस हो रहा था, जो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। मैं पलट कर उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। बारिश ने मेरे सारे कपड़े भिगो दिए थे। चची ने आज मुझे सजा दी थी, वो भी इस बात की क्योंकि आज घर पर मेहमान आए थे और मुझसे उनके कीमती डिनर सेट की एक प्लेट टूट गई थी। वो कई दफ़ा मुझसे इस बात का इजहार कर चुकी थी कि वो मुझे इस घर से निकाल कर ही दम लेंगी। बस उन्हें मौका मिलना चाहिए था और इस मौके को वो हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। चचा भी दूसरे शहर गए हुए थे। अगर वो होते तो मेरे साथ कभी ऐसा ना होता, लेकिन चची ने इसी मौके का फ़ायदा उठाया था। उन्होंने मुझे रात के वक्त घर से निकाल दिया था, जबकि बारिश बहुत ज़ोर ज़ोर से बरस रही थी। हर तरफ कीचड़ मचा हुआ था और मैं हल्के से दुपट्टे में और बिल्कुल ही पतले से कपड़ों में मलबूस इस बारिश के मौसम में खड़ी अपने वजूद को भीगते हुए देख रही थी। मैं दरवाजे बजा बजा कर थक गई थी, लेकिन उस बेरहम औरत को रहम ना आया। जब मैं रो रो कर बेहोश होने के करीब हो गई तो अपने कांपते वजूद के साथ उसी पेड़ के नीचे खड़ी हो गई जिससे चंद लम्हे पहले मुझे खौफ महसूस हो रहा था। आज लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दर्द महसूस करने वाला ये दरख्त ही मेरा साथी है। मैं उसकी पनाह में बैठ गई थी। हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था, इसीलिए मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। तभी मैं घबराकर इधर उधर देखने लगी। अचानक ही मेरी नज़र दरख्त के ऊपर पड़ी तो मेरे मुंह से चीख निकली थी। वहाँ पर मुझे एक साया सा बैठा हुआ दिखाई दिया, जिसकी आंखें मुझे देखे जा रही थी। ये खौफनाक मंजर देखते ही मेरे मुंह से चीख निकली थी और मैं पागलों की तरह वहाँ से भागने लगी। भागते भागते अचानक ही किसी से ज़ोरदार अंदाज में टकराई तो मेरे मुंह से आवाज़ भी ना निकल सकी थी, क्योंकि मेरे सामने खड़ा एक वजूद। मेरा नाम शमा है। मैं एक यतीम लड़की थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही फौत हो गए थे, वो भी एक कार एक्सीडेंट में। वो हादसा बहुत ही खौफनाक था। मैं खुशकिस्मती से बच गई थी, क्योंकि मैं एकदम ही इस हादसे में उछलकर नहर में जा गिरी थी। लोगों ने मुझे गिरते हुए देख लिया था और मेरी नन्ही सी जान बच गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरा बच जाना खुशकिस्मती नहीं बल्कि बदकिस्मती साबित होगा, क्योंकि मेरी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे चचा के सर पर आई थी। अब्बू और चचा का एक ही घर था, ऊपर नीचे पोर्शन बना हुआ था। वो 100 गज का खूबसूरत सा बंगला था जो दादा और दादी ने अपने दोनों बेटों के लिए बनवाया था। फिर दादा ने नीचे वाला पोर्शन अब्बू के नाम कर दिया और ऊपर वाला चचा के नाम, क्योंकि अब्बू बड़े थे और चचा जान छोटे थे। लेकिन जब अब्बू और अम्मी दोनों का इंतकाल हो गया तो जाहिर है वो पूरा पोर्शन मेरे हिस्से में आना था। वो मेरे नाम पर हो गया था। दादा दादी मरने से पहले उसे मेरे नाम पर करके चले गए थे और यही बात मेरी चची के दिल में खटकती थी। उसका बस ना चलता था कि वो किसी तरह मुझसे मेरा हक छीनकर मुझे इस घर से निकाल दे। यही वजह थी कि वो मुझ यतीम के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी। जिस तरफ हमारा घर था वो कॉलोनी का सबसे आखिरी एरिया था। यही वजह थी कि हमारे पीछे कोई घर नहीं था और हमारा घर कॉलोनी से ज़रा सा हटकर था। हमारे घर के पीछे झाड़ियाँ, दरख्त और एक बहुत ही पुराने कब्रिस्तान का बसेरा था। अक्सर ही लोग उस रास्ते से गुजरने से गुरेजी करते थे और सबसे बड़ी खौफ की अलामत ये दरख्त था जो पीपल का पेड़ था। पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि इस दरख्त पर जिन्नात का बसेरा है, लेकिन हमारे साथ ऐसा कभी कोई वाक़या नहीं हुआ था। लेकिन मुझे महसूस होता था जब भी मैं कभी कभार ऊपर तीसरी मंजिल पर रात के वक्त कपड़े वगैरह उतारने जाती थी तो ऐसा लगता था सहन में किसी ने कोई पत्थर फेंका है। लगता था कोई मुझे मुतवज्जा करना चाहता है। मैं इन बातों से बहुत खौफज़दा होती थी। दिन माँ बाप की ज़िंदगी कैसे गुजरती है कोई ये मुझसे पूछता। मैं अक्सर ही रातों को जागती रहती थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था और ये बात चची को मालूम थी। यही वजह थी कि जब चचा घर में मौजूद ना होते वो मुझे किसी न किसी बहाने घर से बाहर निकाल कर खड़ा करती थी, फिर अगली सुबह वापस बुला भी लेती थी। उनके मुझे तंग करने की वजह ये थी कि मैं किसी तरह घर छोड़कर चली जाऊं। मेरा वो घर जो मेरे नाम पर था वो उनके हाथों मुंतकिल हो जाएगा। लेकिन मैं इतनी भी पागल नहीं थी। जब भी अपनी फूफो के घर दूसरे शहर में जाती वो मुझे समझाती कि देखो शमा, अपना हक कभी भी ना छोड़ना। एक घर ही तुम्हारे पास है और तो तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं।
अगर तुम्हारा घर होगा तो तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे आएंगे और यूँ तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। ये बात मैंने अपने पल्लू से बांध ली थी। भले ही चची मेरे साथ जैसा भी सलूक करती, मैं किसी सूरत भी घर छोड़कर नहीं जाती थी और ये बात उन्हें बहुत बुरी लगती थी। आज भी बहुत सारे मेहमान आए थे, वो भी चची की बड़ी बेटी नायला बाजी को देखने। सारी तैयारी मैंने ही की थी, पूरे घर की सफाई और सारे बर्तन धोकर किचन में रखे। फिर मेहमानों की खातिर तवाज़ो करने के लिए न जाने क्या क्या चीज़ें चची मुझसे पकवाने लगी थी। पूरी रात गुजर गई और पूरा दिन, इसीलिए मैं थकन से निढाल हो गई थी। यही वजह थी कि जैसे ही मेहमान आए, नायला बाजी तैयार होकर उनके सामने बैठी और अचानक ही मेरे हाथ से एक प्लेट गिरकर टूट गई थी। टूटने की आवाज़ मेहमानों तक भी पहुंची थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी जबकि चची ने मुझे घूर कर देखा था। मैं मेहमानों के सामने नहीं आई थी क्योंकि उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया था। मैं जानती थी कि इसकी वजह क्या हो सकती है। इसकी वजह थी मेरी खूबसूरती। अल्लाह ने मुझे खूबसूरती दी थी, लेकिन मेरी खूबसूरती किसी काम की नहीं थी क्योंकि मैं किसी के सामने भी नहीं आती थी। पहले भी एक दफ़ा नायला बाजी का रिश्ता आया तो उन लोगों ने उनके बजाय मुझे पसंद कर लिया था। यही वजह थी कि चची मुझसे खा खाती थी। अब जबकि मेहमान उन्हें देखकर चले गए थे, न उन्होंने हाँ में जवाब दिया था और ना ही ना में। चची को इसी बात का गुस्सा था। फिर उन्होंने मुझे खूब मारा इस बात पर कि मैंने उनके डिनर सेट की एक प्लेट तोड़ दी है। अचानक ही शाम में बारिश शुरू हो गई थी और उनका गुस्सा ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाल ली थी कि अचानक ही उन लोगों का फ़ोन आया जो रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने इनकार कर दिया था ये कहकर कि हमें लड़की पसंद नहीं। चची को इस बात का बहुत गुस्सा था। उनका अच्छा खासा खर्चा भी हो गया था और लड़की भी पसंद नहीं आई थी, इसीलिए उन्होंने वो गुस्सा मुझ पर निकाला। अचानक उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए और कहने लगी कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। पहले ही अपनी मनहूसियत फैला दी मेरी बच्ची के सर पर। चल दफ़ा हो जा यहाँ से, क्यों नहीं छोड़ देती हमारा पीछा। वो धक्के देकर मुझे घर से निकाल रही थी। उन्होंने पूरे पोर्शन पर कब्जा कर लिया था। वो नहीं चाहती थी कि इसमें से आधा पोर्शन मेरे नाम रहे। चचा भी आज घर पर नहीं थे। मैं चची से इल्तिजा कर रही थी कि वो मेरे साथ ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और आधी रात को घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। जब तेज़ बारिश हो गई और मेरे सारे कपड़े भीग गए, तभी मैं उस दरख्त के नीचे आकर खड़ी हो गई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस दरख्त के ऊपर कोई बैठा है। इसी वजह से मैं सख्त खौफज़दा हुई और वहाँ से भागने ही लगी थी कि अचानक ही किसी से बुरी तरह टकराई थी। अपने सामने खड़े एक वजूद को देखकर मैं हैरान रह गई। एक खूबसूरत चेहरे वाला नौजवान मुझे देखकर हैरान था। वो कहने लगा, कौन हो तुम और इस बरसती बारिश में कहाँ से आ रही हो? मेरा खौफज़दा चेहरा देखकर उसने नरम लहजे में मुझसे बात की थी, लेकिन मैं मुसलसल रो रही थी। मैंने ज़बान से अल्फाज भी अदा नहीं किए थे। फिर वो कहने लगा, अच्छा आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। अब मेरे पास और कोई रास्ता ना था। एक तरफ तो वो खौफनाक आसेब ज़दा दरख्त था, दूसरी तरफ बरसती हुई बारिश। मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। मेरे दिल ने फैसला किया और मैं उसके पीछे चलने लगी। चलते चलते मैं बहुत आगे निकल आई थी, कॉलोनी से बहुत दूर। मैं घबराकर उससे पूछने लगी, कहाँ है तुम्हारा घर? उसने पलटकर मुझे देखा। वो अजीब अंदाज में मुस्कुरा रहा था। फिर अचानक ही उंगली से इशारा करके कहने लगा, वो देखो, वो है मेरा घर। मैंने देखा, सामने एक घर था, लेकिन आसपास कोई दूसरे घर नहीं थे। ये बिल्कुल ही एक अलग सी जगह पर अलग घर बना हुआ था। मैं थोड़ी परेशान सी हो गई। क्या मुझे उस अजनबी पर भरोसा करना चाहिए? क्या उसके घर में कोई और भी होगा? जब मैंने ये बात उससे पूछी तो वो तसल्ली देते हुए कहने लगा, फिक्र मत करो, मेरे घर में मेरी माँ भी रहती है। वो मुझे अपने घर में ले आया था और मैं इस खंडर को देखकर हैरान हो रही थी कि भला ऐसे घर में कौन रह सकता है। लेकिन मुझे तो आज रात के लिए ठिकाना चाहिए था, इसीलिए मैं उस घर में आ गई थी। सामने ही एक टूटी हुई चारपाई पर बूढ़ी औरत बैठी थी, लेकिन वो औरत बहुत खौफनाक थी, जबकि वो नौजवान बहुत ही खूबसूरत। दोनों माँ बेटी की जोड़ी अजीब थी। मैं उन दोनों को देखे जा रही थी। एक तरफ तो उस नौजवान की खूबसूरती थी, दूसरी तरफ उस औरत की शक्ल इस कदर खौफनाक और अजीब लग रही थी कि रात के अंधेरे में मुझे उससे और भी डर लगने लगा। मैं खामोशी से उस टूटी चारपाई पर बैठ गई थी। तभी वो औरत अजीब अंदाज में कहने लगी, क्यों लेकर आए हो इसे? जानते भी हो मुझे ये पसंद नहीं। मैं हैरत से सोचने लगी कि इसने मुझे पहले कब देखा है जो ये ऐसे कह रही है, लेकिन मैं खामोशी से बैठी रही।
तभी वो नौजवान अपनी माँ के कान में कुछ सरगोशी करते हुए कहने लगा। फिर वो खामोशी से उठकर अंदर कमरे में चली गई थी। वो नौजवान मुझे मुखातिब करते हुए कहने लगा, तुम परेशान मत हो, आराम से यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वो बाहर चला गया था जबकि मैं बारिश से बचकर खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। हालांकि वो बूढ़ी औरत दोबारा कमरे से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन फिर भी मुझे अकेले बहुत डर लग रहा था। मैं चाहती थी कि वो मेरे पास आकर बैठ जाए। ऐसे लग रहा था जैसे इस घर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अचानक ही जोरदार अंदाज में बादल गरजने लगे। मेरा वजूद फिर से खौफ से कांपने लगा। मैं अंदर भागी थी, ये सोचकर कि अंदर वो बूढ़ी औरत तो होगी, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में गई तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ किसी भी औरत का नामो निशान नहीं था। वो औरत तो मेरे सामने उसी कमरे में गई थी। मैं जल्दी से बाहर आ गई और जैसे ही दूसरे कमरे में गई तो वहाँ पर भी कोई नहीं था। मैं हैरान होकर सोचने लगी कि वो बूढ़ी औरत कहाँ गई और अभी तक वो नौजवान भी वापस नहीं आया था। इसी घबराहट में मैं इस घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही मैं पलटी, अपने सामने खड़ी उस औरत को देखकर मैं हैरान रह गई। वो मुझे गजबनाक नजरों से घूर रही थी। फिर मेरे करीब आकर कहने लगी, क्यों आई हो यहाँ जब इतना डर लग रहा है? भाग जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा पछताओगी। उसका लहजा इंतहाई बुरा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरे यहाँ आने पर नाराज हो रही हो। मैं घबराकर कहने लगी, लेकिन बारिश हो रही है, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं। वो आपका बेटा कहाँ चला गया? यह सुनकर वो जोर जोर से हंसी, फिर कहने लगी, वो तो यहीं पर है, बस ये अलग बात है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। मैं हैरत से उसकी बात सुन रही थी कि अचानक ही सामने दरवाजे से उसका बेटा आता हुआ दिखाई दिया तो मेरी जान में जान आई। उसके हाथ में खाना था। तभी वो अपनी माँ को घूर कर देखते हुए कहने लगा, तुम अंदर जाओ, मैंने कहा था ना। तो बूढ़ी औरत कहने लगी, मैं तो अंदर ही गई थी, इसने मुझे बाहर निकलने पर मजबूर किया। उसके कहने पर वो दोबारा कमरे में चली गई थी, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब मैं वहीं कोने में बैठ गई। मैं दोबारा कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। हालांकि एक बार मैं जाकर देखना चाहती थी कि वो औरत अभी भी कमरे में मौजूद है या नहीं, या पहले की तरह मेरे साथ कोई धोखा हुआ है। लेकिन ये सब कहने की हिम्मत नहीं थी मुझ में। मैं बस सोच रही थी कि सुबह दिन में यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो नौजवान मेरे लिए खाना लेकर आया। मैं खाना खाना नहीं चाहती थी, ना मुझे भूख लग रही थी, क्योंकि खौफ की शिद्दत मुझ पर इस कदर हावी थी कि मेरी आंखें बंद भी नहीं हो रही थी। आज की रात बड़ी ही मुश्किल गुजर रही थी। बस किसी तरह ये रात गुजर जाए, मैं यही दुआ कर रही थी। फिर उसके इस रात पर मैंने थोड़ा सा खाना खाया। खाने में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। सच में ही ऐसा लग रहा था जैसे कोई ताज़ा खाना है जो ये अपने हाथों से बनाकर लाया है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो मुस्कुराने लगा। फिर कहने लगा, तुम्हें जब भी कोई परेशानी हो तुम यहाँ आकर मदद मांग सकती हो। मैंने इस बात पर भी उसका शुक्रिया अदा किया था। मैं खामोशी से बैठी रही। फिर वो कहने लगा, अगर तुम्हें यहाँ डर लग रहा है तो अंदर कमरे में चली जाओ। अब मैं सोच में पड़ गई थी, अंदर तो उसकी बूढ़ी माँ है, फिर वो मुझे देखकर बाहर आ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं ये देखने के लिए कि अभी भी वो अंदर मौजूद है या नहीं, या पहले की तरह मेरे साथ धोखा होगा, मैं आजमाने के लिए अंदर कमरे में चली गई थी। एक बार फिर से मेरे होश फना हो गए थे, क्योंकि जिस कमरे में वो बूढ़ी औरत आई थी वहाँ पर अब कोई भी नहीं था। पूरी रात मैं डरती रही। फिर जैसे ही फजर की अजान हुई तो मेरी आंख लग गई थी। खौफ के मारे मैं पूरी रात जागती रही थी। जब सुबह उठी तो हैरान रह गई। वहाँ पर ना तो कोई घर था, ना ही वो नौजवान और वो उसकी बूढ़ी माँ। मैं हैरान होकर इधर उधर देख रही थी कि मैं एक झाड़ी के पास बैठकर सो रही हूँ। मैं जल्दी से अपने कपड़े झाड़ती उठी थी। मेरे सारे कपड़े गर्द आलूद हो गए थे। मैं हैरान होकर रात वाली बात के बारे में सोच रही थी। क्या वो सब मैंने ख्वाब देखा था या हकीकत में मेरे साथ हुआ था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब मैं वापस घर जा रही थी। जैसे ही सुबह सवेरे मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, चची ने दरवाज़ा खोल दिया था, हमेशा की तरह, क्योंकि उन्हें मालूम था कि चचा आकर सबसे पहले मेरे बारे में ही सवाल करेंगे। जब तक मेरे कागजात पर दस्तखत नहीं होते ये घर कभी उनके नाम पर मुंतकिल नहीं हो सकता था। मैं दिल में सोचती थी कि अगर उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और कहा कि मैं उन कागजात पर दस्तखत कर दूं, तो फिर मुझे ये सब करना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी।
भले कुछ भी हो जाए मैं अपना घर उन लोगों को नहीं दूंगी। मैंने फैसला कर लिया था। चची मुझे देखकर गुस्से से कहने लगी, कहाँ थी पूरी रात? मैंने गुस्से में घर से क्या निकाला, तुम तो सच में ही पूरी रात के लिए घर से गायब हो गई। मैंने आधी रात को दरवाजे खोले थे लेकिन तुम गली में नहीं थी। चची अब मुझे वजाहत दे रही थी। मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, खामोशी से अंदर आ गई थी और अपने मामूल के मुताबिक काम वगैरह निपटाने लगी। लेकिन अभी भी मेरा जहन उसी बात में अटका हुआ था कि रात को जो मेरे साथ हुआ था, आखिर वो सब ख्वाब था या कोई मेरा वहम। मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही थी। वो और बात थी कि उस नौजवान का चेहरा मेरी निगाहों के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उस दिन मैं जल्दी जल्दी घर का काम कर रही थी। चची कहने लगी, जल्दी जल्दी कपड़े धो लो, ऐसा न हो कि फिर से बारिश हो जाए। पूरी मशीन भरी हुई है। मैं जानती थी कि सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और ये काम भी मुझे ही करना है। इसीलिए मैंने मशीन लगा ली थी और भाग भाग कर छत पर कपड़े सुखाने लगी। शाम हो गई थी। कपड़े तो धुल गए थे लेकिन मुझे भी खाना भी पकाना था। चची की दोनों बेटियां किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और उनका बेटा तो इंतहाई निखट्टू था। वो तो सारा दिन आवारागर्दी करता रहता और रात को भी घर नहीं आता था। और इसी में शायद मेरी भलाई थी, क्योंकि मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और तो और वो मुझे अजीब नज़रों से देखता था। ऐसे लग रहा था जैसे वो नशा करने लग गया है। गलत दोस्तों की सोहबत ने उसे बिगाड़ दिया था। मुझे वो बहुत ही बुरा लगता था। फिर जल्दी जल्दी मैंने खाना बनाया। सारे खाना खा रहे थे और मैं भी खाना लेकर अपनी कोठरी में जा रही थी, जब अचानक ही चची ने मुझे आवाज़ दी और कहने लगी, खाना बाद में खा लेना, जाकर पहले कपड़े उतार कर लाओ। बादल आसमान पर छा गए हैं, ऐसा न हो कि बारिश हो जाए। तुम तो वैसे ही बहुत कामचोर हो रही हो। चचा भी खाना खा रहे थे। मैंने दुख से उन्हें देखा था। मैं तो इतना काम करती थी लेकिन फिर भी उन्हें मेरा काम नज़र ही नहीं आता था। उनकी दोनों बेटियां मुझसे खाक खाती थी। नायरा तो बहुत ही जलती थी, क्योंकि वो समझती थी कि उसका रिश्ता ना होने की वजह मैं हूँ, जबकि मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। चची की बात पर मैं खामोशी से छत पर चली गई थी। मैं जल्दी जल्दी कपड़े उतार रही थी क्योंकि अंधेरी रात थी और हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था, इसीलिए मुझे घबराहट सी हो रही थी। अचानक ही ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे आवाज़ दी है, शमा, मेरी तरफ देखो। मैंने जैसे ही पलट कर देखा था, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। छत के कोने पर खड़ा हुआ कोई वजूद मुझे आवाज़ दे रहा था। ये देखकर मेरी हवाइयाँ उड़ गई थी। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े उतारे और भाग कर नीचे आ गई थी। नीचे ही चची खड़ी थी। उन्होंने मेरा चेहरा देखा, फिर कहने लगी, ये तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? क्या भूत देख लिया है? मैं बौखलाकर कहने लगी, चची, कोई छत पर है। वो हैरान होकर कहने लगी, भला छत पर कौन होगा? मैं उंगलियां मरोड़ते हुए कहने लगी, मैं नहीं जानती चची, लेकिन छत पर कोई खड़ा था। वो बहुत ही खौफनाक था। मेरी आंखों में खौफ की परछाइयाँ थी। यह सुनकर उसकी दोनों बेटियां मेरा मजाक उड़ाने लगी और मुझ पर हंसते हुए कहने लगी, इससे तो कुछ ज़्यादा ही भूत नजर आते हैं। अब मैं खामोश थी। मैं उन्हें कैसे बताती कि सच में ही मैंने कुछ ऐसा देखा था। आखिर वो वजूद किसका था? अचानक ही मेरे सहन में झटका सा लगा। मुझे याद आया जो मैंने नौजवान ख्वाब में देखा था, वो तो बिल्कुल ही वैसा था। ये सोचकर मैं खौफ से थर थर काँपने लगी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन अचानक ही रात के 12 बजे बारिश शुरू हो गई। बादलों की गड़गड़ाहट और बारिश के शोर ने मेरी नींद हराम कर दी थी और मैं अकेली ही कमरे में थी। ऊपर से पूरे घर की लाइट भी चली गई थी। चचा चाची के कमरे से बोलने की आवाज़ें तो आ रही थी और ये देखकर मुझे तसल्ली हुई कि वो दोनों जाग रहे हैं। लेकिन फिर अचानक ही खामोशी छा गई। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं नायला बाजी और शैला बाजी के कमरे में चली जाऊं, क्योंकि वो दोनों तो इकट्ठे ही सोती थी। लेकिन मैं अगर उनके कमरे में जाऊंगी तो वो दोनों तो गुस्सा करेंगी। यही सोचकर मैं रात भर डरती रही। अभी इस बात को चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक ही थोड़ी देर बाद किसी के दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बजने की आवाज़ें आने लगी। पूरा घर जमा हो गया था। सभी परेशान थे कि ये आवाज़ें क्यों आ रही हैं। ये आवाज़ें उस कमरे से आ रही थीं जो स्टोर था, जहाँ पर फालतू सामान रखा हुआ था। ऐसे लग रहा था वहाँ पर कोई मौजूद है। चची घबराकर चचा से कहने लगी, कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं? तुम जाकर देखो। चाचा खुद भी बहुत ज़्यादा डर रहे थे और मेरा तो खौफ के मारे बुरा हाल था, क्योंकि मैं तो वैसे ही बहुत डरती थी। लेकिन जब चचा ने वहाँ जाकर तलाशी ली तो वहाँ कोई भी नहीं था।
फिर नायला और शैला भी डरते हुए अपनी माँ से कहने लगी, ऐसे लग रहा है कि सच में ही कोई स्टोर में था। अम्मा, आवाज़ें बहुत ही अजीब आ रही थी। उन्हें यूँ डरते देखकर मैं सोचने लगी कि ये तो हमेशा मेरा मजाक उड़ाती थी और आज देखो खुद डर रही है, तो उनके चेहरे पर कितना खौफ है। मैं खामोशी से उन्हें देखती रही। फिर चची गुस्सा होते हुए कहने लगी, ऐसे लगता है यही इस फसाद की जड़ है। उनका इशारा मेरी तरफ था। मैं दुख से सोचने लगी कि इसमें भी अब मेरा ही कसूर है, लेकिन मैंने उन्हें कोई जवाब ना दिया था। खामोशी से अपने कमरे में आकर बैठ गई। उस रात पूरी रात बारिश बरसती रही। जैसे ही मैं सोने लगी, अचानक मुझे अपने कानों में आवाज़ आई थी, शम्मा, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने एक झटके से आंखें खोली थी। कमरे में तो कोई भी नहीं था, लेकिन किसी के वजूद का एहसास मुझे पूरी शिद्दत के साथ महसूस हो रहा था। मैं घबराकर सोचने लगी कि ऐसे लगता है यहाँ कोई मौजूद है। अचानक ही मुझे उस रात की बात याद आई थी, वो बूढ़ी औरत और वो नौजवान। मैं सोचने लगी कि सच में ही वो हकीकत थी या महज एक ख्वाब। मैं अक्सर ही इस बात को सोचती रहती थी। फिर शुक्र था कि बारिशें रुक गई थी और मेरे अंदर का खौफ भी कम हो गया था। फिर उस दिन चची ने मुझे मार्केट भेज दिया। मुझे किचन का सामान लाना था। किचन की पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। उन्होंने लिस्ट मुझे पकड़ा दी थी और पैसे भी थमा दिए। फिर कहने लगी, देखो पैसे हिफाजत से रखना और सामान पूरा लेकर आना। उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर ताकीद की थी। मैंने हाँ में सर हिला दिया और चादर ओढ़कर घर से बाहर निकल आई। मैं मार्केट पहुंच गई, सारा सामान भी ले लिया। फिर वापस आ रही थी कि उसी रास्ते से गुजरते हुए अचानक ही मेरी नज़र उस घर पर पड़ी। मैं हैरान रह गई थी। उसी जगह पर तो मैं आई थी उस रात बरसती बारिश में। मैंने सामान अपने दूसरे हाथ में मुंतकिल किया और मैं उस घर में एक दफ़ा जाना चाहती थी। मैं देखना चाहती थी कि जो भी मेरे साथ हुआ वो हकीकत थी या एक ख्वाब। आज मैं उसका पर्दा उठाने वाली थी। घबराते हुए जैसे ही मैं उस घर में दाखिल हुई, मेरी आंखों ने एक नाकाबिल यकीन मंजर देखा था। वो बूढ़ी औरत सामने बैठी थी, वैसी ही चारपाई, वैसा ही उसका रूप, लेकिन वो नौजवान कहीं भी नहीं था। मैं उसके सामने जा खड़ी हुई तो वो मुझे देखने लगी, लेकिन उसकी आवाज़ में नरमी थी। जब वो मुझे कहने लगी, बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? देखो यहाँ मत आना, आज आ गई हो, आइंदा मत आना। वो मुझे मना कर रही थी। मैं घबरा कर कहने लगी, अम्मा तुम कौन हो और इस घर में अकेली रहती हो क्या? मैं चारों तरफ उस घर को देख रही थी। 2 कमरे वैसे ही मौजूद थे जैसे मैंने उस रात देखे थे। फिर वो कहने लगी, हाँ मैं अकेली ही रहती हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। वो बार बार मुझे वहाँ से जाने का कह रही थी। मैं अजीब व गरीब सा खौफ अपने दिल में लिए उस घर से बाहर आ गई थी। फिर मेरे चेहरे पर खौफ देखकर चची कहने लगी, क्या हुआ? क्या फिर से कोई भूत देख लिया? अब के मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं रह रहकर सोचने लगी, लेकिन चाह कर भी मुझे अपने सवालों के जवाब नहीं मिले थे। फिर एक दिन चचा और चची ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, देखो बेटा, तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। अगर हमें अपना बड़ा समझती हो तो इन कागजात पर साइन कर दो। ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि उन्होंने सारा बंदोबस्त कर लिया था। वो कागजात भी उन्होंने अपने नाम पर मुंतकिल करवा लिए थे। नीचे वाला पोर्शन वो अपने नाम करवाना चाहते थे। मैं घबराकर कहने लगी, चचा ये कैसे कागजात हैं? वो मुझसे इतनी हिम्मत की तवक्को नहीं कर रहे थे कि मैं उनसे ये सवाल भी पूछ सकती हूँ, लेकिन हर हाल में ये सवाल पूछना मेरा हक था। चचा गुस्से से कहने लगे, तुम बस साइन कर दो, तुम्हारी शादी भी मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए तुम्हें यह घर मेरे नाम पर करना होगा, तभी मैं तुम्हारी शादी करूँगा। मैं नज़र झुकाकर कहने लगी, चचा लेकिन वो घर मेरा है, मेरे माँ बाप की निशानी है। मैं उस घर में रहना चाहती हूँ। भले ही आप मेरी शादी ना करें, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी इसी घर में गुजारना चाहती हूँ जो मेरे माँ बाप का है। चचा गुस्से से कहने लगे, ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा नहीं हो सकता लड़की। लड़कियों को एक दिन रुखसत होकर अपने घर जाना ही होता है, और तुम कैसी लड़की हो जो अपने घर में रहने की बात कर रही हो? सारी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? अगर कहती हो तो मैं तुम्हारा रिश्ता अपने बेटे उबैद के लिए ले लेता हूँ। यह सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं हैरत से उन्हें देखने लगी। वो ऐसा कैसे सोच सकते थे? उनका बेटा नशा करता था, आवारा था, ना ही कमाता था। वो मेरी शादी उससे क्यों करना चाहते थे?
मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो भी सिर्फ घर के लालच में है। मैंने साफ इनकार कर दिया। चचा गुस्से से कहने लगे, सोच लो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। फिर चची कहने लगी, मैं तो पहले ही कहती थी कि किसी यतीम खाने में भेज दो, हमारी जान छूट जाती। चचा परेशानी से कहने लगे, इसे किसी यतीम खाने में भेज दूंगा तो खानदान वाले मुझसे सवाल करेंगे, लेकिन ये लड़की इतनी चालाक होगी ये मैंने नहीं सोचा था। तुम सही कहती थी इसके बारे में। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से का इजहार कर रहे थे। मैं खामोशी से नजरें झुकाकर खड़ी रही। मैंने कोई जुर्म नहीं किया था, सिर्फ अपने हक की बात की थी, लेकिन वो मेरे दुश्मन बन गए थे। वो दोनों आपस में सरगोशियां करने लगे। मुझे फिक्र हो रही थी कि न जाने वो क्या बात कर रहे हैं, क्या मैंने ठीक किया है या फिर गलत। फिर उस रात मैं रो रही थी, अपने माँ बाप को याद करके। मैं सोच रही थी कि अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो शायद मेरे साथ ये सब नहीं होता। मैं घुटनों में मुंह छुपाकर रो रही थी। न जाने किसी ने मेरे सर पर हाथ फेरा। मैंने एक झटके से अपना सर उठाया था और फिर फटी फटी निगाहों से सामने की तरफ देखने लगी। वो नौजवान मेरे सामने ही बैठा था, अपनी मेहरबान मुस्कुराहट लिए। फिर वो कहने लगा, शम्मा क्यों रोती हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब ये लोग तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। मैं घबराकर कहने लगी, लेकिन तुम कौन हो और मेरे कमरे में कहाँ से आ गए, मैंने तो तुम्हें यहाँ नहीं देखा। तो वो हंसते हुए कहने लगा, मैं कभी भी कहीं भी आ सकता हूँ, ये मेरे इख्तियार में है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, इतना तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वो मुझे तसल्ली दे रहा था, दिलासे दे रहा था। तभी उसने हाथ बढ़ाकर मेरे आंसू साफ किए। वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं खामोशी से उसे देखे गई, यहाँ तक कि मुझे नींद आने लगी और मैं एक खूबसूरत ख्वाब देखने लगी। और फिर सुबह ही मेरी आँख खुली थी। उसके वजूद का एहसास मेरे इर्द गिर्द था। एक बार फिर से मैं हैरत से सोच रही थी कि मैंने ख्वाब देखा था या हकीकत में मेरे साथ ये सब हुआ था। मैं इन्हीं सोचों में मुब्तला सारे घर का कामकाज करती फिर रही थी। तभी चची ने मुझे बुलाया और कहने लगी, अब तो तुम्हें सारी ज़िंदगी इस घर का काम करना होगा, क्योंकि मैंने और तुम्हारे चचा ने फैसला किया है कि तुम्हारी शादी उबैद से कर देंगे। जुमे को तुम्हारा निकाह है। ये सुनते ही मैं चीख कर कहने लगी, हरगिज़ नहीं, मैं उस आवारा इंसान से शादी नहीं करूंगी, और अगर आपको मैं इतनी ही भारी महसूस होती हूँ अपने घर में तो मैं अपने घर में मुंतकिल हो जाती हूँ। मैं नीचे वाले पोर्शन में रह लूँगी। मैं हरगिज़ आपके बेटे से शादी नहीं करूँगी। पहली बार मैंने बड़ी हिम्मत से जवाब दिया था। चची गुस्से से कहने लगी, अच्छा इतनी हिम्मत है तेरे अंदर कि तू अकेले अपने पोर्शन में रह सके? 2 दिन रहेगी तो चीखें निकल जाएंगी तेरी। अकेला कोई भी नहीं रह सकता इंसान। मैं भी देखती हूँ तुम अकेली कैसे रखती हो। वैसे भी तुम बहुत डरपोक हो, बार बार बात पे बात तुम्हें डरना आता है। चची मुझे खूब बातें सुना रही थी, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं थी। मैंने अपने थोड़े से कपड़े जो मेरी उम्र भर का सरमाया थे और वो थोड़ा सा सामान उठाया और नीचे वाले पोर्शन में आ गई। चचा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। वो शदीद गुस्से का इजहार कर रहे थे। फिर वो कहने लगे, मैं भी देखता हूँ अपना गुजारा कैसे करती है ये। मुँह की मरेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। उनकी बातें सुनकर मुझे रोना आ गया था। क्या मैं सच में ही नहीं रह सकूंगी अकेली? मैंने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? सब लोग जानते थे कि मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ, और मैं अपने घर का गुजारा कैसे करूँगी? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। सोच सोच कर मुझे रोना आ रहा था। अब वो पोर्शन जो सालों से बंद पड़ा था, मैं उससे मुंतकिल हो गई थी। मैंने अपनी अम्मी अबू का कमरा साफ किया। उनकी बड़ी सी तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी। मैंने घर रहने के काबिल तो बना लिया था, लेकिन रात हुई तो मुझे शदीद भूख लगने लगी। दिल चाह रहा था कि चची से कुछ मांग कर ले आऊं, लेकिन वो सब लोग मुझसे सख्त नाराज थे, इस वजह से क्योंकि मैंने उनके बेटे से शादी करने से इनकार कर दिया था। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? बड़ा सा गेट भी घर का बंद पड़ा था। उस घर में किसी का रास्ता भी नहीं था कि कोई आकर मुझे खाना दे देता। ऐसे लग रहा था कि जैसे भूखी रहकर ही मैं मर जाऊंगी। चचा सही कह रहे थे। मैं अपने खाने का गुजारा कैसे करूंगी? मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अब मुझे बहुत रोना आ रहा था। फिर रात के 12 बज रहे थे जब अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं हैरत से सोचने लगी कि आखिर दरवाजे पर कौन है जो मेरे लिए खाना लेकर आया है। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, सामने चची को खड़ा देखकर मैं हैरान रह गई। उनके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी। फिर वो कहने लगी, ये लो मेरी बेटी,
मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। उनकी आवाज़ पर मैं हैरान रह गई थी कि उनके लहजे में मेरे लिए इतनी मेहरबानी है। मैं किस तरह उनका शुक्रिया अदा करूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, चची मुझे बहुत भूख लग रही थी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो कहने लगी, अच्छा मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊं? मैं कहने लगी, क्यों नहीं। मैंने उन्हें अपने बेड पर बिठा लिया था। मैं जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। खाना इस कदर लजीज था कि मुझे हैरत हो रही थी कि चची ने यह खाना कैसे बनाया है, हालांकि उन्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं था। मैं जो खाना खाने में मगन थी, मुझे यही पता न चला कि मेरे सामने बैठा वजूद एकदम से ही क्या से क्या हो गया है। जैसे ही मैंने खाना खा लिया और उनका शुक्रिया अदा करना चाहा तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरे सामने तो वही नौजवान बैठा था। मैं एकदम से ही दीवार से जा लगी थी। खौफ के मारे मेरी चीखें निकल गई। वो मुझे देख रहा था मुस्कुराते हुए। मैं हैरत से कहने लगी, चच्ची कहाँ गई? ये सुनकर वो हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज़ पूरे कमरे में बिखर गई थी। फिर वो कहने लगा, वो तुम्हारी चची नहीं बल्कि मैं ही था। मैं हर रूप बदलने में माहिर हूँ। मैं ही तुम्हारी सारी परेशानियां दूर करने के लिए आया था, तुम्हारी चच्ची के रूप में। मैं हड़बड़ाकर कहने लगी, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन हो तुम और तुम यहाँ कैसे आए? मैं एकदम से ही उठकर खड़ी हो गई थी। फिर वो बड़े आराम से कहने लगा, देखो घबराओ मत, मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ना ही मुझसे डरने की। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। हाँ, वो अलग बात है कि मेरे बारे में सुनकर तुम डर जाओ, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम बहुत डरपोक लड़की हो। वो मुस्कुराता हुआ नरम लहजे में कह रहा था, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। मुझे उससे सच में ही बहुत खौफ महसूस हो रहा था। फिर वो मुझे यूं डरते हुए देखकर कहने लगा, अच्छा मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बता दूंगा, लेकिन तुम आराम से बैठ जाओ और डरना छोड़ दो। अब मैं दीवार से टेक लगा कर बैठ गई थी, जबकि मेरा वजूद काँप रहा था। वो मेरे खौफ को अच्छी तरह महसूस कर रहा था। फिर वो मेरे नज़दीक आकर कहने लगा, मैं एक जिनजाद हूँ। उस दिन बरसती बारिश में जब तुम उस दरख्त के नीचे बैठी रो रही थी तो मैंने तुम्हें देख लिया था, क्योंकि मैं उसी दरख्त पर रहता था। मुझे तो बारिशें बहुत अच्छी लगती हैं, इसीलिए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। लेकिन मैं हैरान रह गया कि कोई बारिश से इतना भी डर सकता है। मैंने पहली बार किसी को इतना घबराते हुए देखा था। मुझे तुम पर बहुत तरस आया, तभी तो मैं तुम्हारे सामने आया था। तुम्हें तो ऐसे लग रहा था कि ये सब एक ख्वाब है, हकीकत नहीं, जबकि हकीकत में ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा था। फिर मैं तुम्हें अपनी माँ के घर ले गया था। मेरी माँ यहाँ से दूर एक खंडहर में रहती है, वो घर जो बिल्कुल टूट गया है। उस घर में कोई भी नहीं रहता, लेकिन मेरी माँ वहाँ पर रहती है और मैं उस दरख्त पर। पहली बार मैंने किसी खूबसूरत लड़की को देखा था, इसीलिए तुम्हें देखते ही मैं तुम पर आशिक हो गया था। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, बल्कि तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगा। अगर चाहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और तुम्हारे घर वाले जो तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब मैं सोच में पड़ गई थी, क्या मुझे उसकी मदद हासिल करनी चाहिए? फिर मैं रोते हुए कहने लगी, मैंने इतना बड़ा फैसला तो कर लिया है, लेकिन मैं अकेली इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है और ना ही मैं अकेली यहाँ रह सकती हूँ। अब मैं वापस वहाँ चली जाऊँगी तो वो ज़बरदस्ती मेरी शादी अपने आवारा बेटे से करवा देंगे। ऐसे में मेरी ज़िंदगी तो और जहन्नुम बन जाएगी। मैंने उसे अपना दोस्त समझते हुए अपने दिल की सारी परेशानियाँ उसे बता दी थी। वो मुझे कहने लगा, ठीक है, अभी तुम यहीं पर रहो और यूँ समझो कि तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, इसलिए तुम्हें अकेले घर में डर नहीं लगेगा, बल्कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि तुम्हारे घर वाले खुद तुम्हें लेने आएंगे, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। फिर मैं घबरा कर कहने लगी, लेकिन सब मुझसे सवाल करेंगे कि मैं अकेली यहाँ रहती हूँ तो मैं अपना गुजारा कैसे कर रही हूँ, फिर मैं उनके सवालों का जवाब कैसे दूँगी? फिर वो कहने लगा, अच्छा इस सवाल का जवाब तुम्हें उस अलमारी से मिल जाएगा, तुम वहाँ जाकर देखो, तुम्हारे लिए एक चीज़ पड़ी है। अब मैं हैरान थी कि ऐसी क्या चीज़ होगी जो मेरी सारी परेशानियाँ दूर कर देगी। फिर जैसे ही मैंने वो अलमारी खोल कर देखी तो मेरी आंखों ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा था। वहाँ पर तो बहुत सारे जेवरात के डिब्बे पड़े हुए थे। उन जेवरात को देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो वो मुस्कुरा रहा था।
फिर वो मेरे करीब आकर सरगोशी में कहने लगा, ये सारे जेवरात मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं, बस तुम लोगों से ये कह देना कि ये तुम्हारी माँ की निशानी है। इस बात पर उन सब का मुंह बंद हो जाएगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया था। फिलहाल ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया था, इसलिए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। अब मैं उन जेवरात को देखे जा रही थी जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। फिर वो मेरे सामने से गायब हो गया, लेकिन मैं जानती थी कि वो यही कहीं है मेरी हिफाजत करने के लिए। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे मैं चादर पहनकर घर से बाहर निकली थी। मैंने थोड़े से जेवरात लिए और मैं उन्हें सुनार के पास बेचने के लिए लेकर चली गई। मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा सामान भी खरीद लूँगी जो मेरे बहुत काम आएगा और मुझे खाने पीने की परेशानी नहीं होगी। मेरे घर का गुजारा अच्छा हो रहा था। अब चचा और चची दोनों ही हैरान थे कि मेरा गुजारा कैसे होने लगा है, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। फिर एक दिन चचा आकर कहने लगे, शम्मा बेटी, कब तक अकेली रहोगी? चलो, तुमने जल्दबाजी में एक फैसला कर लिया जज्बाती होकर, अब तो तुम्हें अकल आ गई होगी, इसीलिए हमारे साथ चलो। तो मैं कहने लगी, चचा मैं आपके साथ तो रह लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, ये घर मेरा ही होगा और मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूँगी। वो कहने लगे, ठीक है, हमें तुम्हारी सारी बातें मंजूर हैं, अब हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे। मैं हैरान हुई कि ये इतना कैसे बदल गए। फिर मैं सोचने लगी कि मुझे अब उनकी बात माननी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं उस जिन जात से पूछे बिना कोई कदम नहीं उठा सकती थी। इसीलिए मैं चचा से कहने लगी कि मैं 2-3 दिन में आपको सोचकर जवाब दूंगी। वो खामोशी से चले गए थे। फिर रात हुई तो वो मेरे सामने था। उस दिन मैंने बहुत ही मज़े का खाना बनाया था, वो भी गोश्त का था। वो मेरे साथ बैठकर खाना खा रहा था। मेरे दिल से हर डर और खौफ ख़त्म हो गया था। मैं उसके होने पर खुशी महसूस कर रही थी। फिर मैंने उसे सारी बात बताई और कहने लगी कि मैं तुमसे मदद मांगना चाहती हूँ, क्या मैं वापस उनके साथ चली जाऊँ? तो वो कहने लगा, हाँ, तुम अकेली कब तक यहाँ गुजारा करोगी? एक ना एक दिन लोग तुम पर उंगली उठाने लगेंगे, इसलिए अब तुम उनके साथ जाकर रहो। उनसे मैंने कुछ ऐसा कहा है कि अब वो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। मैं हैरान हुई। मैं उससे बार बार पूछती रही कि आखिर उसने ऐसा क्या कहा है, लेकिन उसने मुझे बताया ही नहीं। फिर मैंने उसके मशवरे पर ही अमल किया और दूसरे दिन चचा चची के साथ दोबारा उनके पोर्शन में रहने लगी और अपना पोर्शन बंद कर दिया। चचा चची ने बाकायदा वो मेरे नाम करवा दिया था। अब उनका सलूक मेरे साथ अच्छा हो गया था। मैं अब अकेली घर का काम नहीं करती थी, बल्कि उनकी दोनों बेटियां भी मेरे साथ मदद करवाती थी। फिर उन दोनों का रिश्ता एक अच्छी जगह पर तय हो गया। चचा चची परेशान थे क्योंकि उनका बेटा तो इंतहाई आवारा हो गया था, वो तो कोई काम भी नहीं करता था। फिर एक दिन वो घर से भाग गया, लेकिन चचा दोनों बेटियों की शादी करना चाहते थे। उनके पास पैसे भी नहीं थे। अचानक ही मेरे दिल में ख्याल आया, जिन जात का दिया हुआ वो जेवर अभी भी मेरे पास मौजूद है जो चचा के काम आ सकता है। उन्होंने भले ही मेरे साथ बुरा सलूक किया है, लेकिन मुझे उनके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। मैंने दिल में फैसला कर लिया था। फिर मैंने वो जेवर उनको देने का फैसला कर लिया, लेकिन इससे पहले मैंने उस जिन जात से मशवरा लेना ज़रूरी समझा था। उसने मुझे कह दिया था कि वो सब जेवर मेरा है, मैं जो करना चाहती हूँ कर सकती हूँ। इस बात से मुझे बेहद खुशी महसूस हुई और मुझे चचा की मदद करके खुशी हो रही थी। जब मैंने वो जेवरात उनके हाथ पर रखे तो वो रोने लगे और कहने लगे कि हमने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, लेकिन फिर भी तुमने हमारे साथ ये सब किया, हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं उतार सकते। इस बात पर मैं मुस्कुराती थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि ये एहसान नहीं, बल्कि आप मुझे भी अपनी बेटी ही समझें। बचपन से आपने पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है, इसीलिए मैंने हमेशा आपको अपने माँ बाप से बड़ा दर्जा ही दिया है। उन दोनों ने मुझे गले लगा लिया था। रात में अकेली अपने कमरे में बैठी थी। नायला और शैला बाजी की तो शादी होने वाली थी। घर में खुशियों का समा था। जब भी मुझे उस जिनसात से मुलाकात करनी होती, मैं अपने पोर्शन में चली जाती थी। ये एक ऐसा सिलसिला था जिसे मैंने खुद भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझा था, लेकिन उसका इंतज़ार हमेशा मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी और खुशी की एक लहर लेकर आता था। मैं जानती थी कि वो आम इंसानों की तरह नहीं, बल्कि एक गैर मामूली मखलूक है, एक ऐसी हस्ती जो हकीकत और ख्वाब के बीच कहीं मौजूद थी। मगर इसके बावजूद मैंने कभी उससे खौफ महसूस नहीं किया, बल्कि उसकी मौजूदगी ने हमेशा मेरे दिल को एक नाकाबिले बयान सुकून दिया था। उस रात भी मैं बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में कई सवाल थे और मैं चाहती थी कि आज मैं उन सब का जवाब लेकर ही रहूं। मैं जानना चाहती थी कि उसने मेरी मदद क्यों की,
वो मेरी जिंदगी में क्यों आया? वो मुझसे इस कदर शफकत और हमदर्दी क्यों बरतता है? उसके दिल में मेरे लिए ऐसा क्या जज्बा है जो उसे बार बार मेरी तरफ खींच कर लाता है? मैं जानना चाहती थी कि वो कौन है, क्यों है, और सबसे बढ़कर वो मेरी जिंदगी में किस मकसद से आया है। जैसे ही रात गहरी होने लगी, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मैं अपने पोर्शन में खामोशी से उसके आने का इंतजार कर रही थी। अचानक हवा में एक खुशबू सी महसूस हुई, जैसे किसी ने खामोशी से मेरे इर्द गिर्द अपनी मौजूदगी का ऐलान किया हो। मैं जान गई कि वो आ चुका है। तुम आज कुछ ज्यादा ही बेचैन लग रही हो, उसकी मध्यम मगर गहरी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा और वो हमेशा की तरह एक गोशे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। हाँ, मैं बेचैन हूँ, मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो, उसने अपनी रोशन आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने एक लम्हे के लिए गहरी सांस ली और फिर बोली, तुमने मेरी मदद क्यों की? तुम मेरे लिए ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हो जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई ख़ास अहमियत रखती हूँ? उसके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट उभरी। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारे दिल में ये सवाल कब से था? काफ़ी वक्त से, मैंने सच्चाई से कहा। वो चंद कदम मेरी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज मुझ पर आश्कार करने वाला हो। फिर वो धीरे से बोला, इसके पीछे मेरा एक खास जज्बा है। कैसा जज्बा? मैंने बेइख्तियार पूछा। मोहब्बत, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और यह मोहब्बत आम नहीं, ये एक सच्ची और पाकीज़ा मोहब्बत है। मोहब्बत? मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, क्या हुआ अगर मैं इंसान नहीं? क्या हुआ अगर मैं तुम्हारी दुनिया का नहीं? मोहब्बत की कोई सरहद नहीं होती, ना ही ये किसी एक दुनिया तक महदूद रहती है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी मोहब्बत में कोई गुनाह नहीं, कोई नापाकी नहीं। मैं तुम्हारे करीब आता हूँ क्योंकि मेरा दिल तुम्हारी तरफ खिंचता है, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं दम बखुद उसे देखती रही। उसके अल्फाज मेरे दिल में कहीं बहुत गहराई तक उतरते जा रहे थे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मैंने हिचकिचाते हुए कहा। मुमकिन है, उसने पुरएतमाद लहजे में कहा। मोहब्बत किसी उसूल की मोहताज नहीं होती और ना ही किसी मखलूक की पाबंद। बस एक चीज़ याद रखो, जब तक तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत होगी, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम जब भी पुकारोगी, मैं आऊँगा। तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। मेरे दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी। उसकी हर एक बात में एक अजीब सी सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जिसे मैं झुठला नहीं सकती थी। तो क्या मुझे तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं? मैंने धीरे से पूछा। वो मुस्कुरा दिया। जब तक मैं हूँ, तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। मेरी आंखें खुशी से चमक उठी। शायद ये वही लम्हा था जिसकी मुझे शिद्दत से ज़रूरत थी। एक ऐसा साथी जो मेरे हर दुख को समझ सके, जो मेरे दिल की हर बेचैनी को महसूस कर सके, जो मुझे बगैर किसी शर्त के कबूल करे। मैंने दिल में एक फ़ैसला कर लिया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए आहिस्ता से कहा, मैं वादा करती हूँ, मैं तुमसे मिलने आती रहूँगी, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, किसी भी वक्त आना पड़े, मैं आऊँगी। वो खामोशी से मुस्कुराया, जैसे इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा था। तो फिर ये एक नया आगाज़ है, उसने कहा। और वाकई ये मेरे लिए एक नया आगाज़ था, एक ऐसी कहानी का जो अभी मुकम्मल नहीं हुई थी, बल्कि जिसका असल सफ़र अब शुरू हुआ था। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।